चलिए शुरू करते हैं क्लास आज की। तो आज की क्लास जो है वो टॉपिक है थायराइड ग्रंथि। हम लोग अंतःस्रावी ग्रंथियां पढ़ रहे थे, एंडोक्राइन ग्लैंड्स पढ़ रहे थे, जिसमें हमने पीयूष ग्रंथि को कवर कर लिया था। और आज बात करते हैं उससे अगली ग्रंथि की, थायराइड ग्रंथि की। थायराइड ग्रंथि को हिंदी में अवटु ग्रंथि भी कहा जाता है और ये मानव शरीर की सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि है। अगर बात की जाए मानव शरीर की सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि तो कौन है? मानव शरीर की सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि है पीयूष ग्रंथि, और सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी अंतःस्रावी? थायराइड ग्रंथि। ठीक है, ये ध्यान कर लेंगे। इसकी जो लोकेशन होती है ये कहां होती है? तो देखिए ये हमारी ट्रैकिया होती है, श्वास नली यहां पर। इसके दोनों ओर ये एच आकार की कह सकते हैं, या तितली के जैसे पर होते हैं, तितली के आकार की कह सकते हैं। मैंने लिख दिया है, या तो एच आकार ऑप्शन में दे सकता है या तितली का आकार ऑप्शन में दे सकता है। ठीक है, ये इस तरह से बनी हुई होती है। ये चित्र दिखा दिया है मैंने। इसकी दो लोब्स होती हैं, दो पालियां होती हैं और आपस में जुड़ी हुई होती हैं। जिस भाग से जुड़ी हुई होती है उस भाग को क्या कहते हैं? हम इस्थमस कहते हैं। और इस्थमस क्या है? एक प्रकार का इस्थमस क्या है? एक ऊतक है, संयोजी ऊतक है, जो दोनों पालियों को आपस में क्या करता है? कनेक्ट करता है। ठीक है, ये जो थायराइड ग्रंथि है इसकी एक और विशेषता है कि ऐसी कोई और अन्य अंतःस्रावी ग्रंथि नहीं है जो अपने निकले हुए स्रावित पदार्थ को स्टोर कर सके। यानी ये उनके स्टोरेज का भी काम करती है, और एक दो चार दिन नहीं बल्कि अधिकतम 2 माह तक, 60 दिन तक ये अपने स्टोरेज मटेरियल को संचित रख सकती है। ये इसकी एक बहुत बड़ी विशेषता है थायराइड ग्रंथि की। ठीक है, तो ये आपने समझा थायराइड ग्रंथि कहां होती है और थायराइड ग्रंथि का आकार कैसा होता है। इसके आगे देख लेते हैं कि जो थायराइड ग्रंथि होती है वो वास्तव में एक पुटिका में पाई जाती है, जिसको थायराइड पुटिका कहते हैं। और पुटिका को इंग्लिश में फॉलिकल बोलते हैं, तो इंग्लिश बन जाएगी थायराइड फॉलिकल। तो ये जो थायराइड फॉलिकल होता है इसमें 2 प्रकार की कोशिकाएं होती हैं। कितने प्रकार की कोशिकाएं होती हैं? 2। एक मुख्य कोशिका और एक परापुटिकीय कोशिका। परापुटिकीय कोशिका वही पराफॉलिकल सेल्स बोलेंगे उसको, और मुख्य कोशिका को मेन सेल्स बोलेंगे। तो जो मुख्य कोशिका है और जो परापुटिकीय कोशिका है, ये वास्तव में इनसे भी कुछ हार्मोन्स क्या होते हैं? स्रावित होते हैं। और जो थायराइड ग्रंथि है वहां से 2 तरह के हार्मोन निकलते हैं। मैंने डिटेल से बता दिया, समझ लीजिएगा, सुन लीजिएगा। 2 ही हार्मोन आपको याद रखना है, थायराइड हार्मोन या थायरोक्सिन हार्मोन। थायरोक्सिन हार्मोन को थायराइड हार्मोन भी कहते हैं। दूसरा कैल्सीटोनिन हार्मोन। 2 ही हार्मोन निकलेंगे, थायरोक्सिन और कैल्सीटोनिन। थायरोक्सिन जो हार्मोन है वो आयोडीन युक्त हार्मोन है, यानी उसमें आयोडीन की मात्रा पाई जाएगी। जबकि जो कैल्सीटोनिन हार्मोन है वो आयोडीन रहित हार्मोन है। ठीक है, तो मैंने यहां पर थोड़ा सा चर्चा विस्तार से कर दी है कि वास्तव में एक बार क्वेश्चन आ गया था कि थायरोक्सिन हार्मोन कौन सा हार्मोन है। तो दोनों में पूछा था T3 T4। तो अगर ऐसा कोई क्वेश्चन आता है तो आपको जवाब क्या देना है? T4। कौन सा? T4। देखिए कौन सा ज्यादा निकल रहा है? 80% कौन सा हार्मोन निकल रहा है? देखिए इसके नाम में कुछ नहीं है, देखिए समझ लीजिएगा। मुख्य कोशिका से जो हार्मोन निकलता है उसको हम थायरोक्सिन हार्मोन या थायराइड हार्मोन कहते हैं। ये जो थायराइड हार्मोन है ये 2 रूपों में निकलता है, एक ट्राई एक टेट्रा। ट्राई को बोल देंगे T3, ट्राई जहां शब्द आता है वहां T3, और टेट्रा को क्या बोल देंगे? T4। तो वास्तव में जो ये T4 है, ये T4 जो है यही थायराइड हार्मोन है। T4 जो है यही थायराइड हार्मोन है, और यही थायराइड हार्मोन है। और क्या होगा? और ये दोनों ही हार्मोन आयोडीन युक्त होते हैं। शरीर में, हमारे और आपके शरीर में जो ज्यादा मात्रा होती है वो किसकी होती है? टेट्रा आयोडो। ठीक है, और जो टेट्रा आयोडोथायरोन हार्मोन है यही क्या है? थायराइड हार्मोन। मुख्य कोशिका से निकलते हैं। यदि इस तरह का डीपली क्वेश्चन बनता है तो आप समझिएगा। दूसरा होता है परापुटिकीय कोशिका, वहां से कौन सा हार्मोन निकलता है? कैल्सीटोनिन हार्मोन। कैल्सीटोनिन आयोडीन रहित हार्मोन है, और इसका प्रमुख कार्य क्या होता है? कैल्शियम और फास्फोरस को क्या करना होता है? नियंत्रित या नियमन करना होता है। इसके बारे में एक चीज बता दूं कि जो कैल्सीटोनिन हार्मोन है इसको पूरा नाम TCH भी बोल देते हैं। इसको क्या बोल देते हैं हम? TCH। TCH का मतलब हो गया T फॉर थायरो, कैल्सी
टोनिन हार्मोन। तो आप ध्यान कर लीजिएगा, इसके पीछे भी थायरो लग जाता है, तो जब थायरो लग जाएगा कैल्सीटोनिन हार्मोन के पीछे, तो ये क्या बन जाएगा, टीसीएच बन जाएगा। और ये जो हार्मोन होता है, ये वास्तव में जब आपके रक्त में कैल्शियम की मात्रा बढ़ जाएगी, जब आपके रक्त में, इसका जो प्रमुख काम है, ये करता कैसे है, ये नियंत्रण कैसे करता है, तो लिख लेंगे यहां पर, जब रक्त में कैल्शियम यानी सीए की मात्रा बढ़ जाएगी, मात्रा बढ़ जाती है, तो ये हार्मोन अतिरिक्त सीए को या अतिरिक्त कैल्शियम को, सीए को अस्थियों में ट्रांसफर कर देता है या भेज देता है। इस प्रकार से अगर हम देखें इस हार्मोन के बारे में, इस प्रकार से अगर इस हार्मोन के बारे में देखें, तो भैया ये हार्मोन जो है, कैल्सीटोनिन हार्मोन जो है, ये अस्थियों की मजबूती में भूमिका निभा रहा है। अस्थियों को क्या कर रहा है, मजबूत कर रहा है। अस्थियां और ज्यादा मजबूत हो जाएंगी यदि उनको सीए मिलता रहा। लेकिन हमेशा ध्यान रखें, सीए की भी एक मात्रा होती है, यदि अस्थियों में सीए की मात्रा ज्यादा हो गई तो अस्थियां फिर गलने भी लग जाती हैं। आगे चर्चा करेंगे हम कि कैल्शियम कैसे अस्थियों को नुकसान भी पहुंचा सकता है, कौन सा वो हार्मोन है जो अस्थियों में कैल्शियम को नियंत्रित करेगा। फिलहाल आप यहां समझे, जो कैल्सीटोनिन हार्मोन है वो कब एक्टिव होगा, जब आपके ब्लड में कैल्शियम अधिक हो जाएगा। तो ब्लड में कैल्शियम का अधिक रहना भी गलत है, फिर आपका हृदय उपापचय दर बताया था, फिर आपकी जो हृदय की धड़कनें हैं वो डिस्टर्ब हो जाएंगी। तो क्या करेगा, ये अधिक कैल्शियम को वहां से लेकर अस्थियों के निर्माण में लगा देगा। ठीक है, तो ये चीज आप ध्यान रखें, कैल्सीटोनिन का ये प्रमुख काम होता है। तो यहां पर आपने सीखा कि थायराइड ग्रंथि से दो ही तरह के हार्मोन निकलते हैं, थायरोक्सिन हार्मोन, कैल्सीटोनिन हार्मोन। थायरोक्सिन हार्मोन का काम अभी हम आगे देखेंगे, लेकिन मैंने अभी आपको यहां पर बता दिया कि कैल्सीटोनिन का काम क्या है। जब आपके रक्त में कैल्शियम की मात्रा अधिक हो जाएगी, तो उस अतिरिक्त कैल्शियम की मात्रा को ये कहां भेज देगा, अस्थियों के निर्माण में लगा देगा। ठीक है, अब बात कर लेते हैं थायराइड हार्मोन के क्या काम है। तो देखिए, थायराइड हार्मोन जो है आपके शरीर में क्या काम करता है, जितनी भी मेटाबॉलिक रिएक्शंस होती हैं, उपापचय क्रियाएं होती हैं, और उपापचय क्रियाएं क्या हैं, भोजन का पचना, श्वसन क्रिया होना, ये सारी क्रियाएं क्या हैं, उपापचय क्रियाएं हैं। ठीक है, मेटाबॉलिक रिएक्शंस बोलते हैं, रासायनिक क्रियाएं हैं। मानव शरीर के अंदर जो भी कुछ अंदर होता है, जो भी कुछ क्रियाएं होती हैं, वो सारी की सारी रासायनिक क्रियाएं होती हैं, और उन सभी रासायनिक क्रियाओं को सम्मिलित रूप से उपापचय क्रियाएं कहते हैं, चाहे कुछ भी हो रहा हो। मैं बता चुका हूं, उपापचय क्रियाएं दो तरह से होती हैं, अपचय और उपचय। अपचय में अणु टूटते हैं और उपचय में अणु जुड़ते हैं। जैसे रक्त का बनना, तो रक्त में अणु जुड़ रहे हैं, तो रक्त भी एक प्रकार का उपापचय क्रिया है, लेकिन कौन सी, उपचय, एनाबोलिज्म इंग्लिश में बोलेंगे। लेकिन भोजन का टूटना, पाचन, भी एक उपापचय क्रिया है, लेकिन कैसी, कैटाबोलिज्म, अपचय, जिसमें अणु क्या हो रहे हैं, टूट रहे हैं, अलग अलग हो रहे हैं। तो इस प्रकार से मानव शरीर के भीतर या तो अणु संलयन होते रहते हैं या अणु का विखंडन होता रहता है। जितनी भी हमारे यहाँ रिएक्शन है, जैसे मूत्र का बनना, अणु जुड़ रहे हैं, रक्त का बनना, जुड़ रही चीजें, हड्डी का बनना, जुड़ रही चीजें, जुड़ रही हैं, ये सब क्या है, उपापचय। कुछ चीजें अलग हो रही हैं, जैसे भोजन का टूटना, भोजन से ऊर्जा निकलना, ये सब ऐसी चीजें हैं जहां से अणु टूट कर काम कर रहे हैं। तो कहीं अणु टूट रहे हैं, कहीं अणु जुड़ रहे हैं, ये दोनों चीजें मिलकर उपापचय कहलाती हैं। तो ये जो थायरोक्सिन हार्मोन है, ये हमारी इस चीज पर भी क्या रखता है, नजर रखाए रहता है। शरीर के ताप को नियंत्रित करेगा, है ना, शरीर के ताप को भी क्या करता है, नियंत्रित करता है। ये बहुत, इसका सबसे इंपॉर्टेंट काम ये है, मैंने पिछली क्लास में ही बताया था कि जब एक गर्भवती महिलाएं अपने प्रेगनेंसी टेस्ट कराने डॉक्टर के पास जाती है, तो वो डॉक्टर उसके थायरोक्सिन हार्मोन की भी जांच करता है, क्योंकि थायरोक्सिन हार्मोन उसके गर्भ में पलने वाले बालक के मस्तिष्कीय विकास के लिए बहुत जरूरी है। देखिए, लिख दिया मैंने यहाँ पे, ठीक है। और ये जो इधर लिखा हुआ पॉइंट है, टेडपोल को एडल्ट बनाता है, टेडपोल को एडल्ट, क्वेश्चन आ रखा है,
इसीलिए मैंने यहां पर लिख दिया, बात मानव की चल रही थी लेकिन ये क्वेश्चन आ रखा था तो मैंने लिख दिया कि मेंढक के टेडपोल को एडल्ट मेंढक में या लार्वा को एडल्ट मेंढक में कौन सा हार्मोन बनाता है, बनाने में सहायता करता है। तो आंसर क्या हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए थायरोक्सिन जो हार्मोन है, थायरोक्सिन हार्मोन के कमी से, अल्पस्रावण से कुछ रोग होते हैं। बालकों में जड़मानवता या क्रेटिनिज्म बोलते हैं, वही वाली बात जो मैंने जस्ट अभी थोड़ी देर पहले आपको बताई। मस्तिष्कीय विकास कम हो जाएगा, बच्चा मंदबुद्धि हो जाएगा, बौना रह जाएगा, ना विकास शरीर का हो पाएगा ना मस्तिष्क का हो जाएगा, अगर ये हार्मोन क्या हुआ, कम निकलेगा तो, ठीक है। दूसरा, बड़ों में भी क्या हो जाएगा, गुल का रोग, मिक्सोडीमा। आपने नोटिस किया होगा कि खा रहे हैं लेकिन लग नहीं रहा, खा रहे हैं लेकिन लग नहीं रहा, और पतला आदमी और हाथ पैर सूज रहे हैं, तो डॉक्टर क्या कहता है या पड़ोसी अड़ोसी क्या कहते हैं, भाई तेरे हाथ पैर बहुत सूज रहे हैं, थायराइड की जांच करा ले। क्या मतलब है वो रोग, मिक्सोडीमा। ऐसा लगेगा जैसे कि यार भोजन तो बहुत कर रहा हूं, काम कुछ कर नहीं रहा हूं, लेकिन शरीर टूटा टूटा सा है, मरियल सा शरीर है ना। और सूजन आ जाना या ब्लड प्रेशर का कम एहसास होना कि यार ब्लड चल ही नहीं रहा, मर गए, थक गए, जीना चढ़ा, सांस फूल गई, कुछ नहीं है। तो देखिए कई बार क्या होता है, अच्छे खासे हट्टे गट्टे आदमी को भी ये रोग हो जाता है। थायरोक्सिन हार्मोन यदि आपके शरीर में नहीं निकलेगा तब। बात समझ में आ रही है, ठीक है। इसके आगे एक और है ग्वाइटर घेंगा, बहुत पॉपुलर रोग है, आप सब जानते हैं। थायरोक्सिन हार्मोन की कमी से ये गला फूल जाता है, गला नहीं फूलता एक्चुअल में, थायराइड ग्रंथि ही फूलकर बाहर आ जाती है, जिसको घेंगा कहते हैं। पहाड़ी क्षेत्रों में ज्यादा पाया जाता है क्योंकि वहां पर खाने में आयोडीन की मात्रा क्या होती है, कम होती है। मैदानी भागों में कम पाया जाता है और समुद्री भागों में तो पाया ही नहीं जाता। उसकी एक बड़ी वजह क्या होती है कि जो समुद्री भोजन होता है उसमें सबसे ज्यादा आयोडीन की मात्रा पाई जाती है। तो जो समुद्री तट के किनारे लोग रह रहे होते हैं, अगर वो कुछ भी समुद्री चीज अपने आहार में ले रहे हैं, चाहे वहां की शैवाल हो, चाहे वहां की कोई भी, बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं समुद्र में जो पैदा होती हैं जो मानव अपने भोजन में लेता है। तो अगर कोई मानव समुद्री चीजों को अपने भोजन में ले रहा है, समुद्री घास को, समुद्री शैवाल को, या कोई समुद्री कोई भी खेती कर रहा हो वहां पे, तो उसमें आयोडीन की क्या होती है, प्रचुर मात्रा होती है। यानी आप कह सकते हैं कि आयोडीन की सबसे बड़ा स्रोत कौन होता है, समुद्री शैवाल। जो समुद्र में पाई जाने वाली हरी चीजें होती हैं वो आयोडीन की क्या होती हैं। हाशीमाटो रोग, इसको भी याद कर लीजिएगा, हाशीमाटो रोग भी किससे संबंधित है, थायरोक्सिन हार्मोन की कमी से संबंधित है। इस रोग में क्या होता है कि थायराइड हार्मोन निकलता तो है लेकिन सिकुड़ने लगता है, मरने लगता है। कुछ कोशिकाएं ऐसी होती हैं जो उस थायराइड हार्मोन को, बनेगा तो जरूर लेकिन उसको क्या करती रहेंगी, खाती रहेंगी। इसको थायराइड की आत्महत्या भी कहा जाता है। ये रोग हमने देखे कमी से निकलने वाले। कुछ रोग देख लेते हैं जो इसके अधिकता से निकलते हैं। तो ग्रेप्स रोग को देखिए मैंने लिख दिया एक्स ऑल्थेल्मिक ग्वाइटर। ऑल्थेल्मिक आंखों को बोलते हैं, है ना। तो एक्स मतलब बाहर, ऑल्थेल्मिक आंखें, ग्वाइटर मतलब फूलना, बाहर की ओर आंखों का फूल जाना। आपने देखा होगा सामान्य सा चेहरा है लेकिन आंखें बाहर को लटक गई आंखें, तो ये एक रोग है, इसको ग्रेप्स रोग बोलते हैं। ये किस वजह से हो रहा है, थायराइड हार्मोन के ज्यादा निकलने से। ऐसे एक रोग और है प्लूमर का रोग, बिल्कुल वही, सूख रहा है शरीर सूख रहा है, थायराइड फुलाता भी है, थायराइड को मैंने बताया वृद्धि भी करता है। अगर थायराइड कभी कभी क्या होगा, थायराइड फुला देगा और कभी कभी थायराइड सुखा देगा, दोनों ही चीजें थायराइड करता है ना। तो थायराइड में जब रोग, वजन में कमी लगने लगे, आपको सूखा रोग लगने लगे, तो कौन सा रोग कहलाता है, वो प्लूमर रोग। तो ये कुछ रोग थे, आते रहते हैं क्वेश्चन। तो ये एक टॉपिक था थायराइड ग्रंथि का। अब कल इसके आगे, कल ये टॉपिक समाप्त हो जाएगा, जो क्योंकि अब जो है कोई भी ग्रंथि बड़ी नहीं बची है, सब छोटी छोटी ग्रंथि बची हैं, उनके हार्मोन्स भी इतने कामयाब नहीं है। तो फटाफट कल हम ये सारी चीजें एक साथ कवर कर लेंगे, ठीक है। चलिए, धन्यवाद।